हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम साइंस एंड टेक के एमसीक्यू कराएंगे जो करंट अफेयर के ऊपर बेस्ड है। एज यू नो कि साइंस एंड टेक के अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। करंट अफेयर के अंदर क्या होता है कि हम जनरली जो ऊपर ऊपर से करंट अफेयर पढ़ते हैं, लेकिन उसके जो बेसिक्स है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप हर एक करंट अफेयर का बैकग्राउंड ढूंढो, क्या बेसिक आ सकता है। इतना सोचने का स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होता। तो कोशिश यही है कि इस तरह से कोई क्वेश्चन जो है बनाया जाए। तो मिक्स क्वेश्चन हो गया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एन इलेक्ट्रिक कार इज पावर्ड बाय वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स। सेकेंड है, a hybrid car has two or more different power sources driving the wheels. An internal combustion engine has at least one electric motor. Third, a series hybrid car can be powered by either one of its power source or both can be used together when maximum power or acceleration is needed. Third, as per HSBC research, overall carbon emission are higher in hybrid compared to इलेक्ट्रिक। ओके, सो अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको देखना है कितनी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना एग्जाम के अंदर। अब बात करते हैं यहां पे, अगर मैं इस स्टडी की बात करूं तो ये इंडियन एक्सप्रेस के अंदर अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया। ठीक है, सो अब इट मीन्स कि अपना ये वाला जो पोर्शन है कि बेसिकली उन्होंने बताया था कि कार्बन एमिशन जो है वो किसका ज़्यादा है किसका कम, उसके ऊपर जो है एक आर्टिकल है। अब ये अपना हो गया करंट अफेयर। सो इट मीन्स कि मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में पता होना चाहिए, देन हाइब्रिड के बारे में पता होना चाहिए, है ना। सो ये दोनों चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो इसका बेसिक ये हमें पता होना चाहिए। तो यही उसी दोनों को मिक्स करके जो है ये बेसिकली यहाँ पे हमें क्वेश्चन बनाया हुआ है, राइट। सो अब यहाँ पे बात करते हैं कि देखो जो स्टेटमेंट कौन कौन सी ठीक है। पहला, इलेक्ट्रिक कार इज पावर्ड बाय वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं। हाइब्रिड कार के बारे में बोला गया कि जिसके अंदर क्या दो चीजें हैं, इंटरनल कंबस्शन इंजन है, ठीक है, देन एक इलेक्ट्रिक मोटर है, ये भी सही है। सीरीज हाइब्रिड कार, यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी है, ये स्टेटमेंट नहीं सही। HBSC ने बोला कि कार्बन एमिशन जो हाइब्रिड का है, ठीक है, वो लोअर है। ठीक है, हाइब्रिड का लोअर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक। किस तरह से है, क्या है, वो उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। सो यहाँ पे दो स्टेटमेंट ठीक है, मतलब अपना बी इज द राइट जो आंसर। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं। अगर हम बात करें कि जैसे नॉर्मल इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि ये चार्जिंग पोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं मानूं कि ये है बैटरी पड़ी हुई है यहाँ पे इसमें, राइट, एंड देन यहाँ पे अगर है इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, तो ये इसको जो है बेसिकली घुमाती है, राइट। अब इस तरह से काम चलता है। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो, ठीक है, जो घूमती है, बैटरी चार्ज होती है, राइट। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं और यहाँ से जो है बैटरी को चार्ज करते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे ये मोटर घूमती है और वो व्हीकल चलता है। हाइब्रिड के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि आपका जो है पेट्रोल डीजल है ना, जो भी है, उससे भी चल जाएगी गाड़ी, और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिड व्हीकल है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक कार के बारे में मैंने बता दिया, हाइब्रिड व्हीकल के बारे में इतना तो बता दिया। इसके अंदर दो चीजें, इंटरनल कंबस्शन इंजन है और एक एटलीस्ट मोटर होती है। अब इसके अंदर दो हाइब्रिड व्हीकल होते हैं, एक होता है सीरीज हाइब्रिड, ठीक है, जिसके अंदर जो हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर ही जो है पावर देती है, समझेगा। अब इसके अंदर आप ऐसा समझो कि हाइब्रिड के अंदर मैंने दो बातें बताई कि इंटरनल कंबस्शन इंजन है, इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, दो चीजें, राइट। इलेक्ट्रिक मोटर किससे चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी, यहां पे इलेक्ट्रिसिटी है। इंटरनल कंबस्शन इंजन पेट्रोल डीजल है ना, जो भी है उससे चलेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है कि जो सीरीज हाइब्रिड है, ठीक है, उसके अंदर जो पावर है, व्हील को पावर कौन देता है, वो बेसिकली हमेशा इलेक्ट्रिक मोटर देती है। ठीक है, इट मीन्स कि जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है, ठीक है, वो क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपने पेट्रोल डाल दिया, इसमें इंटरनल कंबस्शन इंजन चलेगा और ये यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ठीक है, और ये अगेन इलेक्ट्रिक मोटर के पास आएगी और इलेक्ट्रिक मोटर रन करेगी। दूसरा होता है पैरेलल हाइब्रिड। ठीक है, पैरेलल हाइब्रिड के अंदर क्या होता है, दो आपको पता है हाइब्रिड के अंदर इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर दोनों चीजें हैं, मैंने पहले ही बताया है ना। अब यहां पे क्या होता है, ये भी व्हील को पावर दे देता है, इससे भी चल जाती है और इससे भी चल जाती है, समझे। तो सीरीज कैसे अलग हुई, सीरीज के अंदर क्या है, इंटरनल कंबस्शन इंजन से पावर जो है इलेक्ट्रिक मोटर को मिलती है, फिर चलती है। अगर मैं यहाँ पे दोनों का आपको ग्राफ समझा दूं तो आप समझ आओगे इजीली किस तरह से काम करता है। अगर मैं सीरीज की बात करूं, सीरीज के अंदर क्या होगा, इंटरनल कंबस्शन इंजन, उससे इलेक्ट्रिक मोटर, देन यहाँ पे पावर जनरेशन। सो इट मीन्स कि चाहे इंटरनल कंबस्शन इंजन है, वो भी जो है इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू ही पावर जनरेट कर रहा है, उसको पावर दे रहा है, आगे चलती है।
जो पैरेलल है, पैरेलल के अंदर क्या हो रहा है, इंटरनल कंबस्शन इंजन एंड देन इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, ये दो चीजें हैं, ये भी पावर जनरेशन के काम करती है और ये भी पावर जनरेशन के काम करती है। यहां पे क्या हो रहा है, पैरेलल सीरीज के अंदर जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन नहीं। सो मतलब पावर कहां से आ रही है, ऑलवेज इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक मोटर से ही पावर आती है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैंने कोशिश की है 2-3 बार आपको बता दूं इसको लिख लिख के, आप देख लेना। अगर आपको थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टी है तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, अदरवाइज ये फ्लो चार्ट अपना जो है अपनी कॉपी पे बना लेना, ठीक है दोस्तों। ओके, तो अब बात करते हैं आगे। HSBC रिसर्च रिसेंटली हुई, उसने बोला ओवरऑल कार्बन मिशन जो है हाइब्रिड के अंदर लोअर है, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि इन्होंने डिटेल में लिया है हिसाब किताब, जैसे मान लीजिए हम एक वैसे एग्जांपल लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही है, मेनली कोल कंबशन से, है ना, ठीक है, कोल कंबशन थर्मल पावर प्लांट से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और इसके अंदर आती है, राइट। अब ये जो है यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने एस्टिमेट लिया कि मान लीजिए आप डीजल पेट्रोल वगैरह है ना, ये जो चीजें निकाल रहे हो इसके अंदर भी पोल्यूशन हो रहा है, एक यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है जब वो व्हीकल जो है वो रन करता है वहां पे पोल्यूशन हो रहा है, राइट। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर करंटली, ठीक है। सो इसीलिए जो है हाइब्रिड के अंदर जो है वो लोअर है, ये जो है केस स्टडी बताती है। सोर्स क्या है, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कोई ऐसा नहीं कि मेरे मन से ये बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो जो भी उन्होंने एस्टिमेशन, देखो यहाँ पे देखो, टोटल कार्बन मिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल व्हीकल कितना है, 158 ग्राम पर किलोमीटर, 133 ग्राम पर किलोमीटर हाइब्रिड से है, ठीक है, ये है। तो अभी का जो भी केस है। देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाइपोक्सिया इज अ स्टेट इन विच ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल इन सफिशिएंट अमाउंट एट टिश्यू लेवल टू मेंटेन एडिक्वेट होमियोस्टेसिस। देन सेकेंड है, इन नाइट्रोजन हाइपोक्सिया इंडिविजुअल एक्सपीरियंस आर डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग बॉडीली फंक्शन। तो वन स्टेटमेंट सही है, दो सही है, दोनों सही है, या कोई भी सही नहीं है। तो यहां पे देखो, अब ये दोनों स्टेटमेंट अगर आप सीधा देखोगे तो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी सी भी लगती है, ठीक है। अब यहां पे जैसे मान लो, अब पहले आपने पढ़ा, अब यहां पे कैसे ट्रैप हो गए, आपने आंसर जो लगाना है लगा दिया होगा। अभी मैं आपको बताता हूं, हाइपोक्सिया गया जहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना, मतलब अगर हम देखें कि हमारी मान लीजिए ऑक्सीजन की अमाउंट जो है बॉडी के अंदर कम जा रही है, तो टिश्यू को जो ऑक्सीजन कम मिलेगी उस स्टेट को कहते हैं हाइपोक्सिया, है ना। जो फिश लेवल के अंदर आप देखते हैं कि जो ओशियन वगैरह है, जैसी है, उसके अंदर कुछ ऐसी कंडीशन जो डेड जोन जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर जो है ऑक्सीजन की अमाउंट कम हो जाती है। एनवायरनमेंट के अंदर आप पढ़ते होंगे इसको। देन नाइट्रोजन हाइपोक्सिया क्या है, यहां पे क्या कर रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं, अब हम कैसे करते हैं कि हाइपोक्सिया क्या है, हाइपोक्सिया क्या है, अगर हम यहां पे देखेंगे तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, यही है पहली स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, यही है। तो इट मीन्स कि ये तो दोनों मिलती जुलती है, तो दोनों सही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट, जो फर्स्ट और सेकंड का जो सीक्वेंस है, ये सिर्फ आपको उस तरह सोचने को मजबूर करता है कि दोनों सही है, पर दोनों सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट ठीक है, दूसरी गलत है। अब नाइट्रोजन हाइपोक्सिया क्या है, रिसेंटली एक जो है नाइट्रोजन गैस एग्जीक्यूशन की गई, बेसिकली अलाबामा के अंदर की गई। यहाँ पे क्या है, पहले जो जैसे हमारे फांसी देते हैं तो वहाँ पे लीथल इंजेक्शन देते थे पर्सन को और उसकी डेथ हो जाती थी। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है ये सर्वाइव कर गया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और मेथड निकाला, वो क्या है, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के अंदर क्या करते हैं कि नाइट्रोजन जो है उसको ब्रीथ कराते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो 100% नाइट्रोजन बॉडी को देते हैं, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन नहीं है तो बंदे की बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। इसके ऊपर डिबेट होगी, कोई कहता है कि ये एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ें हैं ये ह्यूमन के ऊपर नहीं करनी चाहिए। देन किसी ने बोला कि इससे कम पेन होती है। उन्होंने बोला कि नाइट्रोजन अगर ज़्यादा बॉडी के अंदर चले जाए, बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है तो डेथ जो है पेनलेस होती है। तो अलग अलग आर्गूमेंट है, ये न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल है, ठीक है। तो उससे ही जो है हमने जो इस क्वेश्चन को जनरेट कर दिया। ओके, देन हमारा 2025 का जो जीएस बैच है, यूपीएससी बैच 1, यहाँ पे आप अर्ली बर्ड्स के लिए दोस्तों कोड यूज कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्काउंट पा सकते हैं। लास्ट वीक है, इसके बाद जो है बैच 2 स्टार्ट होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डिटेल हर एक चीज मिलती है, करंट अफेयर, प्रीलिम्स, एमसीक्यू, डिटेल सोल्यूशन मिलते हैं। देन आंसर राइटिंग का कोर्स है, मेंटोरशिप जो इंपॉर्टेंट होती है जर्नी के अंदर, है ना, सही रास्ते पे मेंटर जो है आपको बताता रहता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे मिल जाएंगी। अब बात करें थर्ड क्वेश्चन। रिसेंटली नेक्स्ट कार 19
थेरेपी सीन इन यूज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन है ये, यहाँ तो आपको आता है या नहीं आता, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट कार के अंदर मैंने डिटेल के अंदर क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया, ठीक है, ये इसका रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि पहले फ्यू मिनट सीरीज के अंदर इसको मैं कवर करूं टॉपिक को डिटेल में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब पे जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि जो हमने ऑलरेडी जो कार सेल थेरेपी जो है उसके ऊपर काफ़ी जो है वीडियोस बनाई हुई है, 2 वीडियो आई गेस उसके ऊपर है, CAR जो थेरेपी है, तो कार टी सेल थेरेपी करके नाम होगा उसका, तो उसी का वर्जन जो है ये इंडिजीनियस है, ठीक है, ये इंडिजीनियस वर्जन है दोस्तों। तो यहाँ पे कैंसर की जो है ये ट्रीटमेंट के लिए जो बनी है, ठीक है, आने वाले टाइम में और भी ट्रीटमेंट में भी इसमें क्या क्या होती हैं वो डेवलपमेंट देखनी पड़ेगी। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको CAR ये कार्टिलेज, तो कुछ लोग जो है इसको करके यहाँ पे आंसर लगा देंगे कि हाँ ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा डिटेल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आर्टिकल है, लेकिन मैं इसको पहले कार्टी सेल थेरेपी समझाऊंगा, फिर इसके ऊपर आएंगे, तब बात बनेगी, तो वो मैं फ्यू मिनट के अंदर कवर कर दूंगा। तो आप इसको चाहे अभी के लिए होल्ड कर लो टॉपिक को, तो वहां पे आपको कवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग WHO's अवेयर क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक। रिसेंटली एंटीबायोटिक के ऊपर भी एक आर्टिकल आया, उन्होंने बोला कि भाई एंटीबायोटिक जो है बहुत ज़्यादा लोगों को दी जाती है। कुछ ज़्यादातर क्या होता है कि एक तो होता है कि आपको कोई बैक्टीरियल डिजीज है या तो एंटीबायोटिक दे दी, लेकिन यहाँ पे ये देखा गया कि आपको कोई डिजीज या इन्फेक्शन ना हो उसके लिए एंटीबायोटिक भी दी जाती है जो डेंजरस है। तो WHO ने बोला कि यार एंटीबायोटिक की कुछ क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के बाद जो है कौन सी एंटीबायोटिक कब यूज करनी है ये सारी क्लासिफिकेशन के अंदर बताया गया। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी बनाएगी, देन वॉच एक्सेस या देन रिजर्व। तो ये कैटेगरी के अंदर क्या क्या है, क्या नैरो स्पेक्ट्रम है, देन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लास्ट चॉइस ड्रग है। तो अगर आप देखोगे रिजर्व से जो हमें पता लगता है कि हाँ ये लास्ट चॉइस ड्रग है, तो यही स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखते हैं क्या है। देखो 3 कैटेगरी WHO ने बनाई अब ये प्रोग्राम के अंदर। एक है एक्सेस एंटीबायोटिक, ये है बेसिकली नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम होता है जो लिमिटेड बैक्टीरिया को ही ट्रीट करे, ठीक है, और ये यूज करनी है, ठीक है, इसकी क्योंकि सेफ्टी अच्छी है, बढ़िया है। दूसरा होता है कि वॉच एंटीबायोटिक, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो काफी ज्यादा जो टाइप के बैक्टीरिया उनको ट्रीट करते हैं, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव उनको ट्रीट कर दे, तो एक ब्रॉडर होती है। जैसे अमॉक्सिसिलिन, तो नॉर्मली देखते हो आप अमॉक्सिसिलिन आपको कहीं पे भी जाओगे वो दी जाती है, क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, हमें स्पेसिफिक बैक्टीरिया के बारे में पता नहीं है कौन सा है, तो वो दी जाती है, राइट। देन रिजर्व एंटीबायोटिक, ठीक है, ये लास्ट चॉइस एंटीबायोटिक रहेगी। तो अगर आप देखोगे WHO क्या कहता है कि जो एटलीस्ट 60% जो ग्लोबल एंटीबायोटिक कंजप्शन है, ठीक है, वो कहां से आनी चाहिए, एक्सेस ग्रुप से आनी चाहिए, ठीक है। अब इससे होता क्या है कि मान लीजिए आपको XYZ कोई बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके बाद आपको ABC बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होगी, ठीक है। अभी सपोज करो आपको XYZ बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है, तो मैं आपको क्या करता हूं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देता हूं। इससे क्या होगा कि आपको ये इसको तो खत्म कर देगी। हो सकता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम ABC के लिए भी हो, ठीक है, राइट। देन किसी और बैक्टीरिया के लिए भी हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, इनके खिलाफ भी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस हो जाता है। तो देन उसके बाद क्या होगा, जब ये इन्फेक्शन होगी तो ये ड्रग में भी ना काम कर पाए। तो इसलिए अगर मैं नैरो स्पेक्ट्रम दूंगा तो वो इसी को टारगेट करेगी, क्योंकि इसी के लिए बनाई है, तो इसी को टारगेट करेगी। कल को अगर ये बैक्टीरिया हो जाता है, इसको भी नैरो स्पेक्ट्रम दे दूंगा, इसके लिए खास कर उस पर्टिकुलर के लिए, राइट। सो जैसे जो आप स्टडी करते हो हर एक चीज को थोड़ा 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 एवरेज लेवल के ऊपर स्टडी करना, दैट इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ऐसा समझो। और जो मैं करता हूं, मैं साइंस एंड टेक को ही पढ़ाता हूं, तो उसी को स्टडी करता हूं, वो नैरो स्पेक्ट्रम है, तो उसी के ऊपर फोकस करना, ये समझो, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसको रिलेट कर सकते हो। देन लास्ट क्वेश्चन है रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसके बारे में बताइए। पहला है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार एक्सेलरेट, जब एक्सेलरेट करती है, मोटर कन्वर्ट्स अ बैटरीज इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू कार्स काइनेटिक एनर्जी। सेकंड है व्हेन ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक्स द इलेक्ट्रिक मोटर बिकम जनरेटर, ठीक है। तो यहां पे 2 स्टेटमेंट है, दोनों को अंदर आप देख सकते हैं कौन सी सही है। तो दोस्तों यहां पे जो है दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब ये होता क्या है, इसके ऊपर देखते हैं। रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम क्या है, जैसे मान लीजिए अभी क्या होता है, जो अपने कन्वेंशनल व्हीकल है, आपने ब्रेक लगाई, ठीक है, तो जो उसके अंदर फ्रिक्शन पैड होते हैं, ठीक है, आप ब्रेक लगाते हो तो वो व्हीकल की जो काइनेटिक एनर्जी मूव कर रहा था, ठीक है, उसको हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, एनर्जी लॉस हो गया, राइट। धीरे धीरे वो घिस जाते हैं पैड वगैरह, वो सारी चीजें। अब जो हाइब्रिड व्हीकल
ठीक है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिस्टम ऐसा है कि जो जब ब्रेक लगाते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी को हमने हीट के अंदर कन्वर्ट नहीं करना, हम इस काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करेंगे। ठीक है, किसके अंदर स्टोर करेंगे, बैटरी के अंदर। लेकिन ये कैसे होगा, सवाल ये, मान लीजिए जैसे व्हीकल जो व्हील है वो मूव कर रहा है, व्हील मूव कर रहा है, ठीक है। अब इसको मूव कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जो है लेट से क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ठीक है, और ये व्हीकल को जो है एनर्जी दे रही है, व्हीकल आगे मूव कर रहा है। अब हमने क्या किया, ब्रेक लगा दी। जब ब्रेक लगाएंगे ना तो ये क्या करेगी, ये उल्टा घूमना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उल्टा घूमना शुरू हो जाएगी तो ये बैटरी के अंदर जो है इसको एनर्जी को स्टोर कर देगी, ठीक है। अब जब उल्टा घूमेगी तो ये एज ए जनरेटर काम करती है, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। तो एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो क्या कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बैटरी के अंदर स्टोर है उसको काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है, राइट। ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर आपकी जनरेटर बन जाती है। मतलब इलेक्ट्रिक मोटर अगर इस तरह से घूम रही थी तो वो उल्टा घूम जाएगी, ठीक है, तो जनरेटर बन जाती है। तो उससे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देती है। सो अगर मैं यहां पे इस तरह से लिखूं कि एक्सेलरेशन हो रही है, एक्सेलरेशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है कि जो अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इलेक्ट्रिक मोटर का ये काम है, ठीक है। जब आप ब्रेक लगाते हो तो यही काइनेटिक एनर्जी जो है वापस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो मतलब स्टोर हो जाती है। अब इस टाइम पे जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो एज ए जनरेटर काम करती है, वो उल्टा घूमना शुरू हो जाती है, तो इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये है दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है, मैंने कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर जो है या इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड व्हीकल, इसके ऊपर थोड़ा सा बेसिक को टच किया जाए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना। सो दिस इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।